नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी रधिया नौची। रुद्रदत्त पांडे का खानदान बड़ा प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग आपका नाम सुनकर आपके यहाँ आते हैं। वर ढूंढने वाले जिससे पूछते हैं कि इधर कोई अच्छा संपन्न ब्राह्मण है, तो लोग बड़े हर्ष से उत्तर देते हैं कि चौकटपुर में पांडे जी के यहाँ एक लड़का विवाह के योग्य है, मगर तिलक 1000 के कम ना लेंगे। बड़े बड़े लोग पांडे जी के यहाँ अपनी लड़की देकर अपने को धन्य समझते थे। पांडे जी भी मोल भाव की बात तो दूर रही, साफ साफ कह देते थे कि जो 1000 तिलक देगा उसी के यहाँ शादी करेंगे। 4-5 लड़कों की शादियां हुई, नाच तमाशा भांडों की धूमधाम हर विवाह में समान हुई। सबसे अच्छी रंडी जो दाल की मंडी में होती, उसी का मुजरा पांडे जी कराते और अपने पुत्र के विवाह में उसी को ले जाते, चाहे वह 300 रुपया रोज क्यों ना मांगती। बड़े बड़े काम पड़े, मगर किसी को था नहीं लगी कि पांडे जी के पास कितना धन है। पांडे जी की मूछ कभी भी टेढ़ी नहीं हुई थी। पांडे जी सैकड़ों में बोलने वाले थे। पद पंचायत में पांडे जी की धाक थी। पांडे जी के 5 लड़के और एक लड़की थी। लड़की का नाम भगनी था। भगनी बड़ी भाग्यवती और चंचल स्वभाव की प्रतीत होती थी। 5 भाइयों में एक बहन होने के कारण भाइयों का प्रेम भी उस पर खूब था। नाच तमाशे में जो रंडी घर पर आती, भगनी को गोद में बिना लिए ना छोड़ती। उस समय पांडे जी फूले ना समाते। पंडिताइन का तो कहना ही क्या है। रंडी का नाच बाहर तो होता ही था, भीतर भी बिना नाच के काम चलना मुश्किल था। पंडिताइन की खास आज्ञा थी कि नाच घर में ही होना चाहिए। रंडी को बुलाने भी भगनी को साथ लेकर पांडे जी जाते। भगनी जब तक 8-9 साल की रही, मजलिस की शोभा बढ़ाने में भाग लेती थी। भगनी के हाथ से रुपए भी पांडे जी रंडी को दिलवाते थे और रुपया दे देने के बाद बड़े प्रेम से चुम्मा लेकर कहते थे, भगनी रानी बेटी है। समय पाकर भगनी विवाह के योग्य हुई। यह पहला मौका था जब पांडे जी को अनुभव हुआ कि कन्या के लिए वर ढूंढने में कितना कष्ट होता है। बहुत ढूंढा, बहुत घूमे फिरे, मगर मनो अनुकूल वर नहीं मिला। कहीं घर मिलता था तो वर नहीं, और वर मिलता था तो घर नहीं। ऐसी दशा में पांडे जी को अपने स्वभाव का भी ध्यान होता था। खोजते फिरते जिला जौनपुर में एक अच्छा खानदान मिला। उसके पास जमींदारी काश्तकारी के अतिरिक्त रुपये और गल्ले का रोजगार भी था। पांडे जी ने उस ब्राह्मण को पसंद किया। घर द्वार सब ठीक है, जरा लड़का छोटा है, पर कोई परवाह नहीं। 2-4 साल लड़के का छोटा होना कोई हरस की बात नहीं। पुरोहित जी ने भी पांडे जी के हाँ में हाँ मिलाकर कहना प्रारंभ कर दिया, भैया भगनी अभी छोटी सी लड़की है, जरा खाने पीने का आराम होने से सयानी हो गई है, नहीं तो अभी कल की बात है, खेलती फिरती थी। अब भी उसके कुछ ख्याल थोड़े ही हैं। तिलक 1500 मांगते हैं, सब दुरुस्त है। गहना खूब लाएंगे। दरवाजे पर घोड़ा हिन हिना रहा है। नौकर चाकर सब काम ठीक है। आदमी हाथी नशीन है। तुम्हारी क्या राय है? लड़का गुलाब का फूल है, मगर जरा उम्र में छोटा है। भगनी 12-13 साल की होगी, उसका 9वां साल चल रहा है। इतने फर्क से क्या हो जाएगा? देश में इस तरह के विवाह बहुत होते हैं। जैसी राय हो। गहना बारात तो ठीक आएगी ना? अपनी स्त्री की राय अनुकूल समझकर पंडित रुद्रदत्त जी पांडे ने नाई को बुलवाकर पत्र लिख दिया, मुझे 1500 तिलक मंजूर है। आषाढ़ सुदी 11 को तिलक जाएगा। शंकर तिवारी भी उसी तरह से अपने हलके में प्रसिद्ध हैं जैसे इधर पांडे जी। उनको अब तक 1500 तिलक नहीं मिला था। 1000 तक हद थी।
तिवारी जी ने यह भी सुना कि लड़की सयानी है। कहा, और कोई ऐप तो नहीं है? सयानी और छोटी दो ही बातें होती हैं। लड़का भी बड़ा हो जाएगा, 1-2 साल का अंतर, कोई अंतर नहीं। विवाह के दिन विदा करने की साइट नहीं है, तीसरे बनता नहीं, 5वें बनेगा। पंडिताइन ने इस बात को सुनकर पांडे से कहा, तब सयानी लड़की को घर रखना तो ठीक नहीं। पंडिताइन ने कहा, चुप रहिए, आप तो ऐसे ही कहते हैं। 2-4 साल अपने घर रहेगी तो क्या होगा? कहीं जंगल में है? दुनिया में आप ही के एक लड़की है, सबके लड़की पतोहे हैं। पांडे जी सिर नीचा किए घर से बाहर निकले और बारात को विदा करने के लिए अक्षत साथ लेते गए। जाकर कहा कि विदाई की साइट नहीं है, मैं खुद समय पाकर आपको कहला दूंगा। अब तो यह आप ही की लड़की हुई, इसमें मेरा क्या वश है? मैंने तो आपको कन्यादान दे ही दिया। आधी रात का समय है, रात साए साए कर रही है, सब लोग खर्राटे की नींद सो रहे हैं। ठीक ऐसे समय में पंडिताइन ने पांडे को जगाकर कहा, अब तो बड़ा अनर्थ हो गया। क्या होगा? अभी गौना जाने को 1 साल है, भगनी का पेट। पांडे जी चौंक कर उठे, मानो 10 सांप साथ ही उनके बदन पर लौटते हों। रुधे कंठ से कहा, क्या कहा? पेट रहे? अरे बाप रे, अब कहाँ जाएं? मुंह दिखलाने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब रोने पीटने का समय नहीं है। इज्जत व इज्जत जो है सो तो है ही, आगे की सुध कीजिए। क्या करना चाहिए? भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। क्या करें? मुझे तो कुछ नहीं सूझता। एक काम कीजिए, कल कुल बोरने के सासुर में कहला दीजिए कि बादशाहपुर स्टेशन पर सवारी लेकर आवें। विदाई की बड़ी अच्छी साइट है, यहाँ से गाड़ी पर भिजवा दीजिए। जो चाहो करो। कहते कहते पांडे जी रोने लगे, सिर पीटने लगे, अंत में मुंह तोप कर सो गए। विपत्ति के समय नारी का हृदय वज्र हो जाता है। सवेरा होते ही पंडिताई ने एक नाई भेजकर तिवारी जी को बुलावा भेजा और भगनी को उनके साथ रवाना कर दिया। 3 दिन रहने के बाद स्त्रियों में कोलाहल मचा, बड़ा अनर्थ हुआ। एक कान से बात दूसरे कान गई। अब अभागनी भगनी का कहीं ठिकाना नहीं। फिर वह चौकटपुर में लौटा दी गई। घर में मत घुसो, बाहर ही रहो। माता पिता सभी रोते हैं, भगनी को सभी बुरा भला कह रहे हैं। पांडे जी आधी रात को भगनी को लेकर काशी पहुंचे। वहां जाकर एक मकान का दरवाज़ा खटखटाने लगे। एक दुबे जी उसमें रहते थे। पांडे जी के बड़े ऋणी थे, पन्नों के कमीशन एजेंट थे। पांडे जी ने भगनी का हाथ पकड़कर उनके सुपुर्द किया और कहा कि इसको दाल की मंडी में पहुंचा दो। 15 वर्ष के बाद पांडे जी की एक नाती की शादी थी। उनको एक नाच की ज़रूरत थी। दाल की मंडी पहुँचे। रधिया नौची दाल की मंडी में प्रसिद्ध थी। उसी को 50 रुपये रोज पर पांडे जी ने ठीक किया। भगनी ने रधिया से उसके जन्म की कथा सुना दी थी। जिस समय वह पंडिताइन के सामने नाच रही थी, पंडिताई ने भगनी के मुंह की सुध करके रधिया को प्रेम भरी दृष्टि से देखा। रुद्रदत्त पांडे ने अपने पौत्र के विवाह के दूसरे ही दिन संन्यास ले लिया। लोगों ने बहुत उद्योग किया कि पांडे जी के संन्यास लेने का क्या कारण है, पर किसी को आज तक कुछ भी पता न चला। 3 सप्ताह हुए, पंडिताइन का भी देहांत हुआ। अब रधिया की बात कोई नहीं बता सकता। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।